जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में। तो आज हमारा यह बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का डे 7 है, #डे 7। आज हमारा यह बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का 7वां दिन है मित्रों, और आज के इस दिन हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि रासायनिक समीकरण होते क्या हैं, किस प्रकार रासायनिक समीकरण बनते हैं, अभिकारक को किस पार लिखा जाता है, उत्पाद किस पार लिखा जाता है, बीच में साइन क्या लगाते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक विशेष बात हम इस वीडियो में जो करने वाले हैं, रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित किस प्रकार से करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण साथियों, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारा होता क्या है। देखिए, हम इसको एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे हमारे घरों में चाय तो बनती होगी, चाय को सब लोग जानते होंगे, सब लोग बना भी लेते होंगे। तो चाय से एग्जांपल लेकर इसका हम चलते हैं कि चाय बनाने के लिए क्या क्या लगता है। सबसे पहले चीनी, पानी और दूध, अदरक, इलायची, लौंग, मतलब जिसके पास इलायची हो डालिएगा, नहीं हो तो मत डालिएगा, वो कोई जरूरी नहीं होता है। अच्छा स्वाद आपको लेना है तो इलायची डाल दीजिएगा। चलिए, मुझे भी चाय बनाना आता नहीं है, बस थोड़ा एग्जांपल के लिए हम ले लिए हैं। देखिए, चाय बनाने के लिए जरूरी होता है पानी, चीनी, चाय पत्ती वगैरह वगैरह। तो जब हम ये सारी चीजें आपस में मिलाकर उसको गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो हमारी बनकर क्या तैयार होती है, चाय बनकर तैयार होती है। लिखते हैं, चाय बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी के बाद इसमें क्या ऐड करना होगा, चीनी ऐड करना होगा। चीनी के बाद इसमें और क्या ऐड करना होगा, चाय पत्ती। जब इन सारी चीजों को और वो दूध वगैरह सारी चीजें ऐड करना होगा, तो अब यहाँ लिखते नहीं है। तो जब इन सारी चीजों को ऐड कर हम जब इसको गर्म करेंगे, जब इसको बॉईल करेंगे, तो हमारा बनकर क्या तैयार होगा, चाय बनकर तैयार होगा। अभी हम बता रहे हैं कि इसको हम क्यों बताए हैं, अभी बताएंगे। देखिए, तो हमारा चाय बनकर तैयार होगा। अब इन सारी चीजों को अगर हम इनके फार्मूले, रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है रासायनिक सूत्र के बारे में। तो रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, आप लोग अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो अगर इन सारी चीजों का हम सूत्र यहाँ पर लिख दें, फार्मूला लिख दें, प्रतीक, यानी कि इन सब के स्थान पर एक प्रतीक अगर लिख दिया जाए, तो यह जो पूरा प्रोसेस हमारा बनकर तैयार होगा, इसको हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब एक एग्जाम्पल लेकर हम चल रहे हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया ऐसे ही होती हैं। हम यही बात कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसे ही होती हैं। देखिए, पानी का मान लीजिए कोई फार्मूला, ये हम जानते हैं H2O होता है, लेकिन अब चाय पत्ती का फार्मूला जानते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सारी चीजें मान कर चलते हैं। तो मान लीजिए चीनी का फार्मूला X मान लीजिए और चाय पत्ती का Y मान लीजिए। तो हमारा जो उत्पाद यहाँ पर प्राप्त हुआ, हमारा XY प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर यह अगर हम इन सारी चीजों को प्रतीकों की सहायता से, सिंबल्स की सहायता से अगर हम व्यक्त कर दें, तो वह हो जाता है हमारा केमिकल रिएक्शन। क्या, रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई, और जो यहाँ पर व्यक्त हुआ, यानी कि हमारा प्रतीकों की सहायता से जो हमने यहाँ पर व्यक्त किया, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। फिर एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। तो रासायनिक समीकरण प्रतीकों का ऐसा समूह होता है, प्रतीकों का ऐसा समूह होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करता है। सिंपल, रासायनिक समीकरण प्रतीकों का ऐसा समूह होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करता है। भाई, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया, चाय के बनने की एक अभिक्रिया है, एक प्रोसेस है, उसी को तो व्यक्त कर रहा है। तो यही हमारा हो जाएगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की परिभाषा हम एक बार फिर समझते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण प्रतीकों का ऐसा समूह होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने को, या किसी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, वही रासायनिक समीकरण कहलाता है, वही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ये रही एग्जाम्पल की बात। अब हम समझ लेते हैं, जैसे हम इसको नाइट्रोजन को, अब कुछ आप लोगों को मैंने कल ही कहा था कि प्रतीक वगैरह कुछ याद करने होंगे। तो नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N2, ये हमारी गैस है, इसलिए द्विपरमाणुक होगी। और उसके बाद में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को अगर मिला दें, हाइड्रोजन
को अगर आपस में मिला दें, यहाँ पर N2 प्लस H2, ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा NH3। यहाँ पर अमोनिया गैस बनकर तैयार हो जाएगी, अमोनिया। समझते हैं, ये भी बैलेंस नहीं है। हम अभी समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे, वहां पर इसको हम बैलेंस करना सिखा देंगे, किस प्रकार से बैलेंस किया जाए। हम तो जानते हैं अभी तुरंत N2 + 3H2 = 2NH3। आप लोग मत सोचिएगा सर जी गलत लिख दिए यहाँ पर, हम जानते हैं, लेकिन हम बैलेंस नहीं किए हैं, ताकि अभी तक हमने आपको बैलेंस करना सिखाया नहीं। हम सिखा देंगे, फिर इसको बैलेंस कर देंगे। तो समझिए, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने जब मिलाया, आपस में मिलाकर इसको जब गर्म किया, तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ, अमोनिया हमारी बनकर तैयार हो गई। अब इसी को अगर प्रतीकों की सहायता से, नाइट्रोजन का प्रतीक N, हाइड्रोजन का प्रतीक H, अमोनिया का प्रतीक NH3, तो अगर इन सारी चीजों को हम प्रतीकों की सहायता से व्यक्त कर दें, तो ये हमारा बनकर, मतलब ये इसी को हम ये रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब हमारा जो इसमें अगली बात आती है कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, कैसे हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम इरेज करेंगे, फिर रासायनिक समीकरण को हम लिखने का तरीका बताएंगे। साथियों, अब हम सीखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखा किस प्रकार से जाता है। जो हम पदार्थ लेते हैं पहले उसको कहाँ लिखेंगे, जो हमारा बनकर तैयार होता है उसको कहाँ लिखेंगे, गर्म करते हैं उसको कैसे लिखेंगे, हम पदार्थ को मिलाते हैं उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह सारी चीजें हम अभी यहीं पर सीख लेते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं सारी बातों के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया था चाय बनने के लिए, तो चाय बनने का जो हमारा एग्जाम्पल था, तो चाय तो हमारी बनकर बाद में तैयार हुई। चाय बनाने के लिए हमने जो सारे सामग्रियां ली, जो सारे सामान लिए, उनको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं उनको, अभिकारक कहते हैं। फिर एक बार समझते हैं, जो सामग्रियां प्रारंभिक होती हैं, यानी कि जो सामान हमें किसी पदार्थ को प्राप्त करने या किसी नए पदार्थ को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। समझ में आ गई बात। जैसे हमने पानी लिया, चीनी लिया, चाय पत्ती लिया, तब तो हमारी चाय बनी। तो ये पानी, चीनी, चाय पत्ती, दूध वगैरह ये सब हमारे क्या हो गए, अभिकारक हो गए। अभिकारक आप सभी समझ चुके हैं। फिर जब हमारा अभिकारक की सहायता से उसमें कुछ परिवर्तन, चेंजेस करके हमने जो प्राप्त हुआ, जैसे हमारी चाय बनकर कंप्लीट तैयार हुई थी, तो वो हमारा होता है उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद होता है। तो अभिकारक को हम सदा अपने से बाएं हाथ पर लिखते हैं। अभिकारक को इधर लिखा जाएगा, अभिकारक हमारा हमेशा इधर होगा, अभिकारक। और इससे जो प्राप्त होगा उसको हम उत्पाद कहेंगे। अब आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे कि सिर्फ इस प्रकार का चिन्ह लगता है, कहीं कहीं पर ऐसे करके ऐसे ऐसे चिन्ह लगता है। तो जब हम अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ाएंगे, वहां पर हम इस बात को भी क्लियर करने वाले हैं कि कहाँ पर ये चिन्ह लगेगा, कहाँ पर ये वाला लगेगा। मतलब ये सारी चीजें हम अभिक्रियाओं के प्रकार में कंप्लीटली बिल्कुल डिक्लेयर करने वाले हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि अभिक्रियाएं कैसे लिखी जाती हैं, रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं, इनके बारे में। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमारे जो प्रारंभिक पदार्थ होते हैं, जिनसे हमारा उत्पाद बनकर तैयार होता है, उसको हम अपनी बाईं ओर, और जो उत्पाद हमारा बनकर तैयार हो उसको हम अपनी दाईं ओर लिखते हैं। फिर एक बार समझते हैं। देखिए, जैसे हमने अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन लिया, तो नाइट्रोजन को हमने किस पार लिखा, इस पार लिखा। और उसके बाद में दूसरा क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को भी इस पार लिया। हमारा जो उत्पाद बनकर तैयार हो, यहाँ पर भी ये वाली क्रिया लगेगी, तो हमारा उत्पाद जो बनकर तैयार हो NH3, तो ये हमने उस पार लिखा। समझ में आया ना। तो यही हमारा अभिकारक प्लस उत्पाद होता है। हाँ, हमारा जो बनकर तैयार हुआ वो हमारा उत्पाद हो जाता है। ऐड करने के लिए हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जितनी भी अभिक्रियाओं में हम ऐड करते चले जाएंगे, वहाँ पर सभी जगह हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करते चले जाएंगे। अब ये हो गया रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं। इस ओर अभिकारक, उस ओर उत्पाद को अगर हम दो, मतलब किन्हीं भी दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, तो उसके लिए हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप सभी अभिक्रिया, मतलब रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं यह समझ चुके होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के प्रोसेस के बारे में, कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित किस प्रकार से करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक बात इसके लिए कर लेते हैं कि अभिक्रिया में जितने अभिकारक होंगे, उत्पाद भी हमारा उतना ही प्राप्त होने वाला है। जैसे एक बार देखिए कि अभिक्रिया में अभिकारक, एक किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक में जितने भी परमाणु होंगे, जितने भी अणु होंगे,
अभिकारक रासायनिक समीकरण के उत्पाद में उतने ही परमाणु का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पर इधर भी पूरे में नाइट्रोजन का 2 होना और हाइड्रोजन का 2 होना आवश्यक है। मतलब अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होने चाहिए, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होने चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर कितने हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। इधर मतलब अभिकारक में यहाँ पर एक बार मान लेते हैं अभिकारक। अब इसे डिनोट कर रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे ना। और उत्पाद में कितने हैं, उत्पाद में कितने हैं नाइट्रोजन, 1 है। फिर अब यहाँ पर देखिए दूसरा कौन है, यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। और उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है, 3 है। समझ गए ना आप लोग ये बात। फिर एक बार देखिए अभिकारक में नाइट्रोजन कितना है, 2 है। और उत्पाद में नाइट्रोजन कितना है, 1 है। फिर अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है, 3 है। समझ गए ना। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन को यहाँ पर भी 2 करना अत्यावश्यक है। सिंपल सी बात, यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 करना अत्यावश्यक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 से इसको गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तुरंत हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन भी 2 हो जाना है। अब हमारा वहां पर नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन वहां पर उसके नाइट्रोजन के 2 होने के साथ साथ हमारा हाइड्रोजन 3 तो नहीं 6 हो गया। नाइट्रोजन तो 2 हुआ ही हुआ, लेकिन हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। फिर देखिए जब हमारा हाइड्रोजन इधर 6 हो गया तो इधर भी हाइड्रोजन 6 होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 करने के लिए हम यहाँ पर इससे 3 से गुणा करा देंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर 3 से गुणा हो गया तो हमारा हाइड्रोजन भी यहाँ पर 6 हो गया। तो अब हमारी जो है क्रिया है किस प्रकार से बनकर तैयार हुई, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन इस प्रकार से बनेगा, सॉरी, इज इक्वल टू 2NH3। अब हमारा जो है समीकरण है वह पूर्ण रूप से संतुलित है, कंप्लीटली यह बिल्कुल सेटिस्फाई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक बार फिर समझते हैं। फिर देखिए यहाँ पर फिर एक बार समझते हैं कि जितने परमाणु या अणु अभिकारक में हो उत्पाद में भी उतने ही परमाणु या अणु होना आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए यह बात हम सबसे पहले याद रखेंगे। यह हमारी एक मानक विधि है, अनुमान विधि इसको कहते हैं। इसी विधि से सारे समीकरण लगभग संतुलित हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए हम इसी विधि का उपयोग करते हैं। तो देखिए अभिकारक में जितने अणु या परमाणु हो उत्पाद में भी उतने अणु या परमाणु होने आवश्यक है। तो हम अभिकारक में सबसे पहले देखते हैं। तो हमारे अभिकारक में नाइट्रोजन 2 था, लिख लिए। और उत्पाद में नाइट्रोजन कितना था, 1 था। यहाँ पर पहले 1 था, तो 2 हो गया है, 1 था। फिर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था, 3 था। तो देखिए अब सबसे पहले यहाँ नाइट्रोजन 2 था, यहाँ 1 था। नाइट्रोजन 2 लाना था तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारा नाइट्रोजन तो 2 हो गया ना। लेकिन नाइट्रोजन के 2 होने के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया। हाइड्रोजन जब ही 6 हुआ तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम पड़ने लगी। तो हाइड्रोजन को भी 6 करने के लिए हमने उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारी हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पर 6 हो गई। और अब ये हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया। तो आइए हम एक और समीकरण के बारे में बात करते हैं, एक और एग्जांपल से लेकर इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर हमने 2 और अभिक्रियाएं ली हैं, हम इन दोनों अभिक्रियाओं को संतुलित करके आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले हम चलिए इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। यहाँ पर लिखा H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl। यहाँ पर H2 मीन्स हाइड्रोजन, Cl2 मीन्स क्लोरीन और HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। यहाँ पर अम्ल, क्षार, लवण, इन सब के बारे में हम कक्षा 10 में यानी कि आगे की वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है अभिकारक, ये हमारा उत्पाद। अभिकारक में जितने अणु या परमाणु होंगे उत्पाद में भी उतने अणु या परमाणु का होना अति आवश्यक है। हमने अभी तुरंत बात की इसके बारे में कि जितने अणु या परमाणु अभिकारक में होंगे उत्पाद में भी उतने ही अणु या परमाणु का होना अति आवश्यक है। तो चलिए हम इसको बैलेंस करके देख लेते हैं, इसमें बैलेंसिंग की बात हम कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अभिकारक में देख लेते हैं। यहाँ पर H और Cl का देखते हैं, पहले अभिकारक में फिर उत्पाद में, दोनों में देख लेते हैं। पहले हमारा H, यहाँ पर H कितना है, 2 है अभिकारक में, और उत्पाद में H कितना है, 1 है। अभिकारक में Cl कितना है, 2 है, और उत्पाद में Cl कितना है, 1 है। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर अभिकारक में H कितना है, 2,
उत्पाद में 1, अभिकारक में Cl कितना है 2, उत्पाद में कितना है 1। तो हम जाहिर सी बात अब समझ चुके होंगे, आप भी समझ चुके, हम भी जान चुके कि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन की 2 की आवश्यकता है। तो अगर 2 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दें तो तुरंत यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और Cl भी 2 हो जाएगा। वहां 2 से मल्टीप्लाई कराए नहीं कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 और Cl भी 2 तुरंत हो गया। तो हमारा आप देखो ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई, संतुलित हो गई। फिर देखिए तो हमारा ये सही अभिक्रिया क्या हो जाएगी, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। समझ में आई बात? तो चलिए अब हम इस अभिक्रिया को बैलेंस करके देख लेते हैं। थोड़ी डिफिकल्ट अभिक्रिया है, इसको बैलेंस करना हम सीख जाएंगे तो लगभग मान सकते हैं कि हम अभिक्रिया बैलेंस करना सीख गए। चलिए इसमें देखते हैं, अभिकारक में जितने अणुवीय परमाणु होंगे उत्पाद में भी उतने अणुवीय परमाणु का होना अति आवश्यक है। तो चलिए हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं अभिकारक की। अभिकारक और उत्पाद दोनों, यहाँ पर K एक है, K दूसरा है Cl और तीसरा है O। सिर्फ त्रिपरमाणुक अभिक्रिया है यहाँ, एक K है, एक Cl है, एक O है। यहाँ पर सिर्फ 3 ही चीजें तो हैं, तो इन्हीं 3 चीजों को हम बैलेंस कर लेते हैं। हमारा अभिकारक में K कितना है 1, उत्पाद में K कितना है 1, अभिकारक में Cl कितना है 1, उत्पाद में Cl कितना है 1, अभिकारक में O कितना है 3 और उत्पाद में O कितना है 2। देखिएगा हमारा अभिकारक में K कितना था 1, Cl कितना था 1, लिख लिए, और O कितना था 3, उत्पाद में K कितना था 1, Cl कितना था 1 और O कितना था 2। तो जाहिर सी बात है और सारी अभिक्रियाएं तो हमारी बैलेंस हैं, लेकिन O की संख्या में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर O 3 है, यहाँ पर O 2 है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए अब चूंकि यहाँ पर हम किस संख्या से गुणा करवा दें कि यहाँ पर तुरंत 3 आ जाए, तो गुणा करवाना इतना आसान तो है नहीं। तो इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, समझिएगा ढंग से। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हमने जो ही इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जो ही O की संख्या उसमें कितनी हो गई, O की संख्या तुरंत 6 हो गई। अब यहाँ पर है कितनी 3, तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट O में ही मल्टीप्लाई करवाएं। हम जब भी करवाएंगे तो पूरे यौगिक में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो हमारी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ पर 3 दूनी तुरंत 6 हो गया ऑक्सीजन हमारा। ऑक्सीजन अब हमारा बैलेंस हो चुका है, लेकिन अब अन्य चीजों में अबैलेंसी आ गई है। अन्य चीजें अब बैलेंस नहीं रही। जैसे यहाँ पर K 2 हो गया, Cl 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर 1 ही 1 है। तो यहाँ पर K हमारा कितना हो गया, K हमारा यहाँ पर 2 हो गया। Cl कितना हो गया, Cl भी 2 हो गया, लेकिन वहां पर कितने कितने हैं, 1 1 है। तो अगर हम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पर भी हमारे सारे 2 2 हो जाएंगे। आप देखिए हमारी अभिक्रिया जो है शायद बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। तो हमारी ये मतलब कंप्लीटली अभिक्रिया क्या आई, 2KClO3 गिव्स आउट 2KCl प्लस 3O2। यही हमारी अभिक्रिया कंप्लीटली बन के तैयार हुई। समझ चुके ना? नहीं समझे तो एक बार हम फिर समझाते हैं इस बात को। हमारा पहले क्या लिखा था, KClO3 प्लस गिव्स आउट KCl प्लस O2। तो हमारा यहाँ पर K कितना था 1, Cl कितना था 1, यहाँ पर K कितना था 1, Cl कितना था 1। तो KCl तो बैलेंस थे, लेकिन यहाँ पर O 3 था और हमारा यहाँ पर O 2 थे। तो हमें सिर्फ O की संख्या को बैलेंस करना था, लेकिन O की संख्या को हम डायरेक्ट नहीं बैलेंस कर सकते थे ना। तो O यहाँ 3 था, यहाँ 2 था। तो हमने क्या किया, यहाँ O में 3 से गुणा करवा दिया ऑक्सीजन में, मतलब O का मतलब ऑक्सीजन। 3 से गुणा कराया तुरंत यहाँ 3 दूनी 6, ऑक्सीजन तो 6 यहाँ पर हो गए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 3 ही थे। तो यहाँ भी तो बैलेंस करना था। तो यहाँ पर मैंने जब 2 से गुणा करवाया तो ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस तुरंत हो गए, लेकिन हमारे पोटेशियम और क्लोरीन जो था वह बैलेंस नहीं हो पाया। पोटेशियम और क्लोरीन यहाँ पर 1 1 ज्यादा हो गए, यहाँ पर 1 1 थे, यहाँ पर सब 2 2 हो गए। तो यहाँ पर पोटेशियम और क्लोरीन में मैंने 2 से गुणा करवा दिया, तुरंत हमारा यहाँ पर पूरी की पूरी अभिक्रिया जो है वह बैलेंस हो गई। तो चूंकि अब केमिस्ट्री में 1 2 अभिक्रियाएं तो है नहीं, लाखों अभिक्रियाएं हैं और सभी अभिक्रियाओं को हम बैलेंस करवा कर हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। तो हमने कुछ एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझा दिया है कि अभिक्रिया को बैलेंस किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से हम अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं। और आप लोगों को जिस भी अभिक्रिया को बैलेंस करने में या संतुलित करने में प्रॉब्लम आ रही हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप उस अभिक्रिया को मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं एक बात मैं बार बार कहता आ रहा हूँ और फिर भी कहूंगा कि केमिस्ट्री जो है वह अपवादों की जड़ है। मतलब जब सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस जो होते हैं वो केमिस्ट्री में ही होते हैं,
तो अपवादों को आप लोग नेगलेक्ट कीजिएगा। नेगलेक्ट करने का मेरा अर्थ यह नहीं है कि आप लोग अपवादों को मत सीखिए, अपवादों को मत जानिए, उसको भी जानिए। अपवादों मतलब एक्सेप्शन में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक्सेप्शंस को भी मुझसे पूछिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारी अवधियां जो स्ट्रिक्ट से बैलेंस नहीं हो सकती है, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ और फिर कहूंगा, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शंस वाली ही स्ट्रिक्ट से बैलेंस नहीं होंगी, बाकी सभी अवक्रियाएं स्ट्रिक्ट से बैलेंस हो जाएंगी। बाकी सभी अवक्रियाएं इसी ट्रिक से बैलेंस हो जाती हैं। तो आई होप आप सभी हमारी पूरी बात समझ चुके होंगे। जो भी प्रॉब्लम, इसके अलावा सारी अवक्रियाओं को हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर नहीं बैलेंस करवा सकते, लाखों करोड़ों अवक्रियाएं हैं, उन सभी को बैलेंस करवाना इम्पॉसिबल है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को समझा दिए हैं। आई होप आप सभी यह बात समझ चुके होंगे। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो और आप मेरी वीडियो को समझ चुके हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो तथा शेयर कर दीजिए। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप सभी बने रहिए S5G एकेडमी के साथ। धन्यवाद।